तो पिछला वीडियो जो रिकॉर्ड किया गया था, अपलोड किया गया था, उसमें मिरर इमेज आ गया था। हर एक लेटर राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट हो गया था। दैट इज वाई ये दूसरा वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है। तो हमारा ऐसे मैंने पढ़ाया था उसमें, नहीं फिर से मैं बता रहा हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप जानते हो, दुनिया का कोई ऐसा वेव जो विदाउट मीडियम ट्रैवल करे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, सारे वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही कहलाते हैं। जिसे मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इन सारों को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन इस चैप्टर का जो शुरुआत होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से नहीं होता है। इस चैप्टर का शुरुआत होता है प्रॉपर क्वेश्चन से, जो पूरे के पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रोडायनेमिक का सिनेरियो चेंज कर दिया। वो था डिस्प्लेसमेंट करंट। और मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया, गॉस लॉ, फैराडेज लॉ और गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म और खुद का एम्पियर लॉ, इन सब को एक साथ कंबाइन करके चार इक्वेशन का कलेक्शन तैयार किया। और इस इक्वेशन को हम लोग नाम देते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बोलते हैं इसको। तो मैक्सवेल का काम यही था, पूरा कलेक्ट करना, प्रॉपर एक्सप्लेन करना। लेकिन ये जो हमारा लॉ है वो मैक्सवेल का नहीं है, किसी किसी और का लॉ है, ठीक ना। तो चलिए पहले डिस्प्लेसमेंट करंट से, तो सबसे पहला, भले ही इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुम्बकीय तरंग, लेकिन सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट को हिंदी में बोलते हैं विस्थापन धारा या विस्थापन विद्युत धारा। इसको बोलते हैं विस्थापन विद्युत धारा या सिर्फ विस्थापन धारा कहते हैं। देखो, हम जानते हैं कि जो अगर कैपेसिटर है, क्या है, कोई कैपेसिटर, और इसको डीसी से कनेक्ट कर दिया जाए, किससे कनेक्ट कर दिया जाए? डीसी से। तो डीसी से कनेक्ट होते ही करंट, इसमें बीच में करंट का वैल्यू जीरो हो जाता है। मतलब डीसी से करंट को, अगर कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो कभी भी करंट का फ्लो नहीं होगा, करंट जीरो हो जाता है। इसलिए डीसी मोटर में, जो भी डीसी मोटर होगा उसमें कभी भी कैपेसिटर यूज नहीं होता है। इसका मेन रीजन क्या है, क्या बताया गया? तो एसी में आपको पता बताया गया था, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा c। ओमेगा तब आता है जब ऑसिलेशन हो। अगर ऑसिलेशन ही स्ट्रेट है तो ओमेगा का वैल्यू जीरो, तो 1/0 इंटू सी करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब 1/0 का वैल्यू क्या हो जाता है? इन्फिनिटी। दैट इज वाई हम लोग कहते हैं कि रेसिस्टेंस जो है हमारा एक्सी बहुत ज्यादा इनफाइनाइट है। इतना ज्यादा रेसिस्टेंस है कि करंट को फ्लो करने नहीं दे रहा है। दैट इज वाई जो करंट होता है, डीसी करंट जो होता है कैपेसिटर में, जीरो होता है, शून्य होता है। ये तो ठीक है, चलो सर ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन एसी में आने के बाद इसकी कहानी अलग हो जाती है। जैसे ही एसी करंट हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होने लगता है। ऐसे कैसे सर, क्यों होता है? डीसी में जब नहीं हो रहा है, डीसी का करंट भी करंट ही है सर। जब डीसी में नहीं हो रहा है तो एसी सोर्स से अगर करंट का फ्लो होता है तो इसके पीछे का क्या रीजन है, क्या लॉजिक और क्यों होता है? अब हमें डीसी नहीं लेना है, एसी लेना है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या, कुछ तो होगा, कुछ तो लॉजिक होगा। तो हाँ, लॉजिक है, प्रॉपर डेरिवेशन है। कहा कि इसके अंदर एक और तरह का करंट आ जाता है, उस इलेक्ट्रॉनिक करंट के अलावा या कंडक्शन करंट के अलावा एक और तरह का करंट आ जाता है, इसको आईडी डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। और जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है दो प्लेटों के बीच में, या दो कैपेसिटर के दो प्लेट, या दो स्फीयर, या फिर कुछ भी हो, दो कंडक्टर के बीच में जो फ्लो करता है करंट, उसमें एक करंट और एक्स्ट्रा कंडक्शन करंट के अलावा कौन सा करंट आ जाता है? डिस्प्लेसमेंट करंट। इसका नाम डिस्प्लेसमेंट इसलिए पड़ा क्योंकि करंट को यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर देता है, इसलिए इसका नाम डिस्प्लेसमेंट करंट पड़ा। और अगर आपसे पूछा जाएगा डेफिनेशन के तौर पे बताइए कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, तो आप कह सकते हैं, अच्छा सामान्य तरीका पे वेरिएबल मैग्नेटिक, जैसे फैराडे लॉ ने बताया था, फैराडे ने बताया था ईएमएफ का फॉर्मूला होता है -d∅b/dt। मतलब वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स है। कौन सा फ्लक्स है? मैग्नेटिक। तो वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स की वजह से जो उत्पन्न होता है करंट, उस वो भी यहाँ भाई करंट उत्पन्न होता है, हम जानते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे कि नहीं, जरूरी नहीं कि करंट यहाँ से उत्पन्न हो। करंट वोल्टेज आ गया तो वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है करंट आएगा। तो हम लोग प्रूफ करेंगे, मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे कि नहीं ऐसा थोड़ी है हमारा सिर्फ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से होगा, नहीं, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वजह से भी करंट जनरेट होता है। अब यहाँ बी लिखते थे, अब यहाँ पर E/dt।
के वजह से भी करंट जनरेट होता है और हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे, उसी करंट को हम लोग नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट आपसे पूछा जाए कि मोटा मोटी लैंग्वेज में कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट करंट, तो आप सिंपल भाषा में कहेंगे कि ड्यू टू वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स देयर इज अ करंट बिटवीन द प्लेट्स और रीजन विच इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला नीचे लिख देना। फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट का, घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा कैसे क्या करना है। तो बिल्कुल साफ शब्दों में बता देना है कि डिस्प्लेसमेंट करंट कहते कि इसको है, इंग्लिश मीडियम वाला एक बार फिर सुनेंगे, फिर आपको लिखना है कि ड्यू टू वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स there is current between the plates of capacitor or in a space which is known as डिस्प्लेसमेंट करंट। हिंदी मीडियम वाले सुनेंगे, परिवर्तनशील विद्युतीय क्षेत्र या विद्युतीय फ्लक्स के कारण जो विद्युत धारा उत्पन्न होता है उसे विस्थापन विद्युत धारा कहते हैं। चलिए अब इसका हमें मैथमेटिकल प्रूफ देखना है। इसका प्रूफ देखना है मैथमेटिकली कि सही में विस्थापन डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है कितना होता है, कैसे आता है। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे प्रूफ ड्यूरेशन में। ये कैपेसिटर है, अगर ये एसी से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, एसी से, तो फिक्स है कि इस पे जो चार्ज का वैल्यू, करंट का वैल्यू भी बदलता है। एसी में करंट आपने देखा होगा, करंट ऐसे चलता है, तो करंट अगर ऊपर नीचे चल रहा है, इसका मतलब कि टाइम के साथ इसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है कि सेम है, मैग्नीट्यूड बदल रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी जीरो हो रहा है। तो जैसे ही यहाँ से अगर करंट चलाएंगे एसी करंट, इस पे जो चार्ज होगा वो वेरिएबल चार्ज होगा, स्मॉल चार्ज होगा, वेरिएबल चार्ज होगा। तो स्मॉल चार्ज को जनरली हम लोग डीक्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डीक्यू से। तो हमने कहा कि ठीक है, आप क्यों बता रहे हो, क्योंकि छोटा सा चार्ज लेंगे, डीटी टाइम में छोटा सा चार्ज नहीं जाएगा, अचानक से चार्ज नहीं हो जाएगा। कैपेसिटर अचानक से चार्ज नहीं होता है, धीरे धीरे चार्ज होता है। हम लोग मान लेते हैं डीटी टाइम में इस पर कितना चार्ज आया, डीक्यू चार्ज आया। तो आप सिंपल भाषा में क्या लिख सकते हो, ठीक है सर, तो अगर हमें चार्ज डेंसिटी लिखना हो, चार्ज डेंसिटी हिंदी बोले तो आवेश घनत्व लिखना है कि इस प्लेट पे कितना चार्ज आएगा, तो कहोगे चार्ज अपॉन एरिया होता है, तो आपके पास चार्ज ही छोटा है डी क्यू बाई ए, तो कहीं भी सिग्मा डी सिग्मा की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग लिखेंगे डी क्यू बाई ए। चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, बीच में काम होगा, आना है थोड़ा, ठीक ना। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताया गया होगा कि दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है कंडक्टर के लिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कब ये फॉर्मूला कब वैलिड होता है, जब हमारा सिग्मा कांस्टेंट हो। अब सिग्मा तो हमारा सिग्मा है नहीं, हमारा सिग्मा वेरिएबल सिग्मा है, तो वेरिएबल सिग्मा क्या होगा, सिग्मा के डी सिग्मा, तो डी सिग्मा। उस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नाउ फॉर स्मॉल चार्ज, अगर स्मॉल चार्ज डी सिग्मा की बात करेंगे, उस समय हमारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो स्मॉल होगा कि लार्ज होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा, स्मॉल होगा। लार्ज होने की कभी पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि लार्ज तब होता है जब कंप्लीट चार्ज होता है। स्मॉल होगा तो डी स्मॉल होगा। अब देखते हैं, तो डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो डी को लिखेंगे डी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और डी सिग्मा का वैल्यू वहां से पुट करेंगे, तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, तब तक आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं, तो नेक्स्ट पेज में अगर हम लोग चलेंगे तो इसी इक्वेशन को लिखते हैं। इसी इक्वेशन को लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा बताओ, अभी हमने लिखा है कि डी ई इज इक्वल टू, मैंने लिखा है डी क्यू बाई
ए एप्सिलॉन नॉट। अब इसको इधर भेज देंगे तो हमारा हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डी ई इज इक्वल टू डी क्यू। अच्छे से अरेंज कर लिया जाए इधर, तो डी क्यू इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी ई। अगर टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड, दोनों तरफ अवकलन करने पर, टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, अवकलन करेंगे, तो हमारा हो जाएगा इधर डी क्यू बाई डी टी। ए तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट बाई कांस्टेंट है, और होगा डी ई बाई डी टी। तो हम लोग ऐसे इसको नेक्स्ट टाइम में लिख सकते हैं कि सर डी क्यू बाई डी टी तो आपने करंट बताया था, यही करंट कहलाता है डिस्प्लेसमेंट करंट, आई डी। क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट करंट। और फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ए एप्सिलॉन नॉट डी ई बाई डी टी। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो करंट उत्पन्न होता है, अब फ्लक्स में भी आएगा। कैसे? तो एरिया बाहर है, कांस्टेंट है, तो अंदर भी ले जा सकते हैं। तो आई डी इज इक्वल टू लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट डी ई ए बाई डी टी। ई डॉट ए या ई ए अगर एंगल सेम रहे, तो ई और ए के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, तो हम लोग फ्लक्स का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ते हैं ई ए कॉस थीटा, या ई डॉट ए या ई ए अगर थीटा 0 डिग्री हो। तो यहाँ भी थीटा कितना डिग्री है? 0 डिग्री। तो हम लोग उस बिहाफ पर लिख सकते हैं आई डी, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई। लेकिन यहाँ पर बी मत लिख देना, फाई ई है इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है? अब यहाँ पे फ्लक्स है, यहाँ पर फ्लक्स हो गया और यहाँ पर फील्ड था। इट्स ओके, जब हमारा फील्ड था तो एरिया मल्टीप्लाई में था, और फ्लक्स आया तो एरिया मल्टीप्लाई में नहीं है। दैट्स ऑल। तो डिस्प्लेसमेंट करंट लिखवाए होंगे डेफिनेशन, ड्यू टू वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्यूटी और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा तो करंट जनरेट करेगा। वो करंट हमारा होता है कंडक्शन करंट या इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रॉनिक करंट। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा, उस समय जो करंट जनरेट होगा, उस करंट को हम लोग नाम देंगे डिस्प्लेसमेंट करंट, और जनरली इसको आईडी से डिनोट करते हैं। किससे? आईडी से। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइए। पीछे वाले पेज का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, बिल्कुल। अब इससे स्थिति क्या चेंज हो गया कि जो हमारा पहले इक्वेशन था एम्पियर लॉ, कौन सा लॉ? अगर मैग्नेटिज्म थोड़ा बहुत भी याद हो तो एम्पियर लॉ क्या कहता था कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, जैसे हमारा क्यू इनक्लोज होता है वो हमारा होता था आई नेट और इनटू म्यू नॉट। फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। जैसे गॉस लॉ क्या बताया गया था? ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट या क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस लॉ था। उसी से थोड़ा सा मिलता जुलता है। मैग्नेटिज्म में एक लॉ पढ़ना है, एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर का परिपथ का नियम। वो नियम क्या कहता है कि इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ कैरिंग करेंट नेट करेंट। तो अब जो हम करंट लिखेंगे, अब इस इक्वेशन को बोलते हैं एम्पियर्स इक्वेशन। अब इसमें सुधार करेंगे और मैक्सवेल एम्पियर इक्वेशन के नाम से जानेंगे। इसको मैक्सवेल सुधार करेंगे और इस इक्वेशन को क्या नाम जानेंगे? मैक्सवेल एम्पियर या एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। क्या सुधार करना है? तो हम लोग आई नेट सिर्फ आई नेट लिखते थे या आई लिख देते थे। अब हमारा आई नेट जो होगा वो दो तरह का होगा, नेट करंट दो तरह का करंट होगा।
एक करंट होगा हमारा कंडक्शन या इलेक्ट्रॉनिक करंट, तो IE, या कहीं कहीं IC भी लिखा रहता है, और एक होगा ID, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब हमारा कहानी इक्वेशन बदल जाएगा। अब हमारा जो इक्वेशन हुआ करता था B डॉट DL, वो हमारा अब इक्वेशन बन जाएगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट I के बदले क्या लिख सकते हैं, तो I कंडक्शन प्लस ID डिस्प्लेसमेंट करंट को लिख दो। तो B डॉट DL इज इक्वल टू, अब म्यू नॉट IC, अच्छा कहीं इलेक्ट्रॉनिक लिखा जाए चाहे कंडक्शन, टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, प्लस ID का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला ID का फॉर्मूला, अभी अभी ID का फॉर्मूला बताया गया है, अभी अभी आपको ID का फॉर्मूला बताया गया था। हाँ हेलो हेलो, हाँ कहाँ पहुंचा? ID का फॉर्मूला बताया गया है, उसको लिखिए। तो ID का फॉर्मूला अभी अभी आपको बताया गया होगा, फ्लक्स के टर्म में या फील्ड के टर्म में लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, डी फाई ई बाई डी टी। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कहानी बन जाएगा। अब इसको हम लोग मान सकते हैं कि एक हमारा इक्वेशन आ गया। क्या गया हमारा? हाँ हेलो, नहीं कुछ खरीदना बाकी बाकी नहीं है। दवा नहीं, इमरजेंसी दवा नहीं लिए हैं, वो ले लो, इमरजेंसी का दवा ले लो, और कुछ फ्रूट ले लेना। इमरजेंसी दवा ले लो, पेट का, सर का, है ना, बुखार का, ये सब दवा ले लो, और फ्रूट ले लो कुछ। और कुछ फ्रूट ले लो। हाँ ले लो, हाँ हाँ ले लो ले लो। अरे हमसे मत पूछ, तुमको लेना है ले लो। और सुन, है कोचिंग पर, आओगे चलोगे तो साथ चलना है, आ जाओ। बैग तुम्हारा रूम पर होगा, कोचिंग पर नहीं है। कोचिंग में पढ़ा रहे हैं भाई, अभी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, अभी तुम बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। चल, नहीं रूम पर नहीं, हाँ मेरे रूम पर चल ना जाओ, बैग मिल जाएगा। ऐसे ट्रॉली देने वाला, हाँ बैग मिल जाएगा, तुम पहुंचो ना। हाँ तो डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू अगर हम लोग लिखें, आगे प्रोसीड करें तो क्या अरे वाह, क्या लिख सकते हैं बोलो तो? बी डॉट डी एल, इसमें क्लोज भी लिखा रहता है कहीं कहीं, है ना, क्लोज हो जाए तो टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये यूनिक वैल्यू है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, अगर आपको याद हो तो डी फाई बाई डी टी ई के टर्म में। अगर आपको याद हो इस सी का वैल्यू होता था 1/√ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो तुम ऐसे लिख सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर दो कि सर हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट √1/c, इसका करेंगे तो सी स्क्वायर। तो कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखा रहता है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर होता है, तो इसके बदले कहीं कहीं क्या लिखा रहेगा 1/c स्क्वायर। तो ये भी इक्वेशन बन गया हमारा। अब ये भी इक्वेशन बन गया, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ई प्लस 1/c स्क्वायर डी फाई ई बाई डी टी। घबराओ नहीं, बिहार बोर्ड वाले को ये सब पढ़ना भी नहीं है, बस एक बता दिए, ठीक ना। बिहार बोर्ड वाले इसमें टेंशन आने की जरूरत नहीं है, बस डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला और डेफिनेशन याद रखना। फॉर्मूला क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट का, तो हमने पहले देखा है, और फॉर्मूला याद रखना है और डेफिनेशन याद रखना है। ये मैक्सवेल का, ये मैक्सवेल और एम्पियर्स इक्वेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सीबीएसई में हो सकता है पूछ दे, इसलिए आप याद रखेंगे। चलिए फटाक से, कौन है जी? हाँ चलो यही है ना, फटाक से लिखो। अब मैक्सवेल साहब इसी में रिसर्च कर रहे थे, तो निकले तेज,
और उन्होंने कहा कि चलो हम सब इक्वेशन को एक साथ करते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के इक्वेशन को एक साथ करते हैं और देखते हैं कि अब देखो, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं, करंट हम लोग मैग्नेटिक फील्ड से भी जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से जनरेट कर रहे हैं, तो सबको क्यों नहीं एक साथ मिला के इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बनाया जाए। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बनाने का श्रेय मैक्सवेल को ही जाता है और उन्होंने सबको एक साथ, सब इक्वेशन को जो मेन इंपॉर्टेंट इक्वेशन था सबको एक साथ अरेंज किया और इसको बोलते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो देखो कभी कभी क्या कहा जाता है, सीबीएसई पूछता है, हो सकता है बिहार बोर्ड भी पूछ दे, राइट डाउन द मैक्सवेल्स इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन को लिखें। और सब मैक्सवेल का उनका खुद का अपना कोई इक्वेशन है सिवाय लास्ट वाला जो अभी हम डिराइव किए हैं, इसके अलावा उनका खुद का कोई अपना इक्वेशन नहीं है। सब जो इक्वेशन है वो कहीं कहीं से लिया गया। जैसे मैक्सवेल का 4 इक्वेशन होता है और चारों इक्वेशन हमारा किसी का लिया हुआ इक्वेशन है। पहला गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है, ई डॉट डी ए, क्लोज लिखेंगे, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा इक्वेशन भी गॉस का ही है, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू 0, इंटीग्रल ऑफ सॉरी गॉस का है इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए इज इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म और इसको बोलते हैं गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये गॉस लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और हिंदी मीडियम वालों के लिए स्थिर वैद्युतिकी का गॉस का प्रमेय, और ये है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे चुंबकत्व का गॉस का प्रयोग, प्रमेय या गॉस का नियम। इसके अलावा तीसरा फैराडे लॉ को लिया। फैराडे लॉ क्या कहता है, ईएमएफ या वोल्टेज, वोल्टेज V बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी वन लूप के लिए। अब उन्होंने V को खतरनाक लिख दिया, कहा कि अच्छा V है, V को तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी ए, E डॉट डी एल। आप जानते हो E और V में रिलेशन होता है, तो कहा कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल E डॉट डी एल इज इक्वल टू। अब फैराडे लॉ का ही अलग फॉर्म है, लेकिन ये फैराडे लॉ है, फैराडेज लॉ है, लेकिन फैराडे लॉ होने के बावजूद भी इस लॉ को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो मैक्स, चारों को, एक को नहीं, एक को नहीं, एक तो इंडिविजुअली अलग लॉ है, ये अलग लॉ है, ये अलग है, 3 तो लिखा ना, चौथा उनका खुद का थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, वो भी एम्पियर का, आधा एम्पियर का और थोड़ा सा इनका जोड़ा हुआ है। क्या है, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई ई प्लस आई डी। मन करे तो आई डी का वैल्यू लिख लेना। तो 4 इक्वेशन होगा, इसी 4 इक्वेशन को कंबाइन, 4 इक्वेशन को हम लोग नाम देते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या नाम देते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। विद्युत चुंबकत्व के मैक्सवेल के इक्वेशन, मैक्सवेल के समीकरण, मैक्सवेल के कितना समीकरण है, 4। ये चारों इंडिविजुअल अलग अलग लॉ बताता है। एक किनका लॉ है, तो एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। ये कौन सा लॉ है, फैराडे लॉ। ऊपर वाला गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, सबसे ऊपर वाला गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन किनका नाम दिया गया, मैक्सवेल का। क्यों, क्योंकि लास्ट वाले इक्वेशन में उन्होंने थोड़ा बहुत चेंजिंग लाया और उन्होंने ही बताया कि देखो ये जो फाई होता है ना, वो बी होता है मैग्नेटिक फील्ड। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेट करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स करंट से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है, करंट से। जहां भी देखो करंट से रिलेट करता है। तो अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से करंट होता है तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से भी करंट होगा आवश्यक रूप से, भले ही करंट का वैल्यू 0 होगा, कम होगा, नहीं होगा। और उस करंट को हम लोग नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। कौन सा करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये मैक्सवेल। अब इस चैप्टर में जो बाकी बचा वो थ्योरी है, थ्योरी वाला पार्ट है, खुद से पढ़ोगे। हो सके तो एक बार और कंक्लूड वीडियो आएगा, एक और आएगा, तो छुट्टी बाद ही आपको मिलेगा लेक्चर, इसमें कंक्लूजन होगा ईएम वेव का। देखो आप मोटा मोटी पढ़ना क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ा आपने, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस
आपने मैक्सवेल का इक्वेशन पढ़ा, आपने उससे रिलेटेड क्वेश्चन सीबीएसई वालों के लिए, बिहार बोर्ड वाले बस इतना ही काफी है। हाँ, बिहार बोर्ड वाले ध्यान से देखेंगे एक चीज, एक्स रे इसमें पढ़ना। देखो बहुत सारा स्पेक्ट्रम है, रेडियो वेव क्या है, माइक्रोवेव क्या है, विजुअल रेंज क्या है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एनर्जी का अलग अलग रेंज था, वेवलेंथ का अलग अलग रेंज था, कलर का अलग अलग रेंज था। तो अलग अलग एनर्जी लेवल के वजह से एक स्पेक्ट्रम तैयार हुआ, एक पट्टी प्राप्त हुई, और इस पट्टी को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लो एनर्जी से लेके हाई एनर्जी वाला, लो वेवलेंथ से हाई वेवलेंथ वाला सबसे ऊपर होता है गामा रे, उसके बाद एक्स रे, उसके बाद बहुत सारा रे होता है। तो सब जो रे है, यूवी रे, सब रे है, सब रे का तुम दो दो तीन तीन यूज याद रखना बिहार बोर्ड वाले, और स्पेशली एक्स रे का जरूर याद रखना। अल्फा बीटा गामा तो मैं खैर पढ़ाऊंगा दूसरे जगह भी, लेकिन एक्स रे पूछता है, आप याद रखना एक्स रे का प्रॉपर्टी। किसका प्रॉपर्टी? एक्स रे का प्रॉपर्टी क्या होता है। यूज तो तुम्हें पता ही है, हड्डियों के फोटो वोटो बनाने में बहुत सारी जगह पे यूज पता होता है, लेकिन आपको एक्सरे का प्रॉपर्टी गुण नहीं पता होगा। तो एक्सरे का गुण आप खुद से पढ़ेंगे, और इसमें कुछ है नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। एक वीडियो गलत आ गया था, मिरर इमेज आ गया था, दैट इज वाई, नहीं तो अभी वो दूसरा वीडियो कंक्लूडेड वीडियो अपलोड हो रहा होता। इसके वजह से मैं एक ही वीडियो आपको भेज रहा हूँ, एक वीडियो आएगा छुट्टी बाद। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल पढ़ते रहिए, स्टे ट्यून।